गुड आफ्टरनून। आपके सिलेबस में एक टॉपिक ये भी है संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी यानी क्या होता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है उनके बारे में शॉर्ट में उनकी माहिती आपको बतानी होती है, उसके बारे में आपको बताना होता है। जैसे कि टीवी है, दूरदर्शन, ये जो है तो इनकी शुरुआत कब हुई और किसने शुरुआत की और जो किस तरह से चलता है वगैरह वगैरह, इनके बारे में थोड़ी शॉर्ट में जो हम माहिती देते हैं उनको हम संक्षिप्त टिप्पणी कहते हैं। अभी वर्तमान समय के अंदर आपको दूरसंचार की यानी कि कम्युनिकेशन की जो जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में पता चले, इसलिए इनको आपके सिलेबस में रखा गया है। तो आपके एग्ज़ाम में ये 3 मार्क में पूछा जाता है संक्षिप्त टिप्पणियाँ। तो यहाँ मैंने कुछ टिप्पणी है वो आपको दी हुई है, करवा रही हूँ अभी, तो उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और एग्ज़ाम में अगर पूछी जाए इनमें से कोई भी तो आपको लिखना है। इनके अलावा भी कोई भी आपको बाहर से पूछी जा सकती है, इनमें से ही होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ टिप्पणी लिख के दी है। तो पहले है टीवी या तो दूरदर्शन। तो सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते हैं। अब टीवी केंद्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन केंद्रों से तरह तरह के कार्यक्रम प्रक्षेपित किए जाते हैं। टीवी पर समुचित समय पर और रुचिकर कार्यक्रम ही देखने चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती है। तो ये था टीवी यानी दूरदर्शन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये आविष्कार किसने किया ये भी यहाँ बताया गया और कब हमारे भारत में शुरू हुई, इनकी पहले कब शुरुआत हुई तो कि 1926 में हुई, पर भारत में कब ये टेलीविज़न आया तो वो 1959 में इनकी शुरुआत भारत में हुई थी। तो इस तरह से हमें टिप्पणी है वो शॉर्ट में उनके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। तो ये थे दूरदर्शन। पहले जो दूरदर्शन में सभी, अभी तो टीवी के ऊपर बहुत सारी चैनलें शुरू हो चुकी है, आप देखते होंगे मनचाहा कार्यक्रम मनचाहे चैनल में देख सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। शुरुआत में जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो एक ही दिल्ली प्रसारण दूरदर्शन ही चलता था और उनमें भी फिक्स टाइम था, उसी टाइम पे वो दिखता था पूरे दिन। अभी जैसे हम जब चाहे टीवी ऑन करें तो कोई ना कोई कार्यक्रम तो आता ही रहता है, हम देखते रहते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि दूरदर्शन जब प्रसारित करती थी कार्यक्रम तभी हम देख पाते थे, उनका एक निर्धारित समय था, पर अब ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है। हर वक्त आप लोग टाइम पास के लिए टीवी देख सकते हैं, जब भी चाहे देखना, पर बहुत ज़्यादा टीवी देखना अच्छी बात नहीं है, उनसे हमारी आँखें हैं वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आप भी इतना सारा टीवी या मोबाइल मत देखना, घर पे रहकर भी, ठीक है। दूसरा है आकाशवाणी। आकाशवाणी एक रेडियो का माध्यम है। ये आप लोगों ने शायद रेडियो तो पहले नहीं इतना सुना, पर अभी FM के माध्यम से आप रेडियो सुन सकते हैं। अभी ये नया शुरू हुआ ना FM, ये पहले FM नहीं था, सिर्फ रेडियो था। तो सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इसमें वाणी के विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, जलवायु तथा कार्यक्रम आदि प्रसारित करती है। इससे हम गीत, समाचार तथा विज्ञापन सुनते हैं।
पहले जब टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था ना, तब ये रेडियो के माध्यम से हम देश विदेश की सभी खबरें सुनते थे। हमें उनके बारे में, विदेशों के बारे में भी हमें समाचार मिलते थे। पर अभी जैसे टीवी में लाइव हम देख सकते हैं या तो तुरंत हमें मिल जाता है रिपोर्ट, ऐसा पहले नहीं था। पहले हम आकाशवाणी के माध्यम से सुनते थे, पर वो इतना झड़पी नहीं था। अब तो वो भी फास्ट हो गया है, तुरंत हम सुन सकते हैं। पर पहले के जो आविष्कार थे वो ऐसे नहीं थे, पर अब उनमें भी बहुत सारे फेरफार किए गए हैं। इनमें भी नई चीज़ें आ चुकी है। एफएम द्वारा हम लाइव भी हो सकते हैं ना। वैसे तो इनके द्वारा हमें समाचार मिलते थे देश विदेश के। तो इनके अंदर बीबीसी नाम की लंदन की जो संस्था है वो कार्यक्रम, ऐसे ऑल इंडिया रेडियो है, बीबीसी, ऐसी संस्थाएं कार्यरत थी पहले, अभी भी है। और इनके अंदर हमें हर कार्यक्रम सुनने को मिलते थे। इनमें हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन ही सकते हैं। और कार्यक्रम ये लोग प्रसारित करते थे। इनमें हम गीत भी सुन सकते हैं, फिल्मों के समाचार भी सुन सकते हैं। और विज्ञापन, यानी जो एडवर्टाइज आती है वो विज्ञापन, कोई अपने बिजनेस के लिए विज्ञापन देता है, वो विज्ञापन भी हम सुन सकते हैं। अब आगे है कंप्यूटर। आज का आविष्कार है ये कंप्यूटर, वो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये जो युग चल रहा है उनको तो वैसे सब लोग कंप्यूटर युग ज़्यादा बोलते हैं। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है। यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। 1833 तो ये जो न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है, ये 1833 में चार्ल्स बेवेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेवेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जा सकता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज आप भी जानते हैं ना बच्चों, बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर चल रहा है। अभी देखो, आप घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं कोरोना की वजह से, तो वो भी आप ज़्यादातर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर में आपके वीडियो आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो अभी इस युग को भी कंप्यूटर युग बोला जाता है। और कंप्यूटर को और संगणक नाम से भी प्रयोग होता है उनका। हिंदी में हम उनको संगणक भी कह सकते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक ज़्यादा तेज़ चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा भाग रहा है अभी। अब आगे है पत्र लेखन। पत्र लेखन, तो आप पत्र लेखन तो करते ही, पत्र लिखते हैं ना आपको, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन होते हैं वो 3 प्रकार के पत्र लेखन होते हैं। तो पत्र लेखन एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार शिष्टाचार का निर्वाह आदि का होना ज़रूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का साधन है। जो इंसान सोचता है वो अपनी सोच इन पत्रों द्वारा लिखकर दूसरे को बता सकता है, यानी आदान प्रदान कर सकता है। एक दूसरे को वो अपने बारे में अपनी सोच बता सकते हैं। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निजी या व्यक्तिगत पत्र, दूसरा है व्यावसायिक तथा तीसरा है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। इस तरह के 3 तरह के पत्र होते हैं। तो पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार है। एक है पत्र लेखन का पता एवं दिनांक, दूसरा है संबोधन, तीसरा है पत्र का विषय, चौथा है अभिवादन,
उनके बाद 5वां है पत्र का मुख्य भाग, फिर है हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली तथा पता। पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पत्र के अंदर ये सारी बातें समाविष्ट होती है। आपको पत्र के लेखन में इतना ही लिखना है, इतना लिखेगा तो भी चलेंगे, क्योंकि 3 मार्क में ही आपको लिखना है। उनके बाद है ईमेल। ईमेल, तो ईमेल किसे कहते हैं? ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है। इस प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों का कंप्यूटर यूजर्स होना ज़रूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर हेडक्वार्टर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब ज़रूरी नहीं है। जो पहले था वो ज़रूरी था। तो 2 कंप्यूटर यूज़र्स जो होते हो, एक दूसरे को कुछ भी संदेश देना हो तो वो इस तरह से मैसेज करते हैं, ईमेल भेजते हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरे को अपना संदेशा पहुंचा देते हैं। पहले ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, अब बहुत सारी आसान हो चुकी है। 1960 से लेकर 1970 तक इनमें बहुत सारे फेरफार हो चुके हैं, इनमें बहुत सारे सुधार हो गए हैं। पहले जितना अब एक जटिल नहीं रहा है, ये आसान है और इनके लिए अब सबको, दोनों यूज़र्स को ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं है। इनके बाद है STD, ISD, PCO। तो पहले के ज़माने में जब मोबाइल का इतना उपयोग नहीं था, फ़ोन इतने सारे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो लोग ज़्यादातर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए STD में जाकर, PCO में, STD, ISD, PCO में जाकर फ़ोन लगाते थे और दूसरों के साथ बात करते थे, ऐसा होता था। पर अब मोबाइल का यूज़ इतना बढ़ गया है, इतने सारे मोबाइल आ चुके हैं, तो इनका इतना उपयोग निहिवत है, इतना उपयोग अब नहीं हो रहा है। तो पहले STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग। तो STD में प्रत्येक विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको उपभोक्ता के नंबर से मिलाकर बात कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। इसके द्वारा स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात की जा सकती है। प्रत्येक शहर का इसमें अलग से कोड होता है। फिर है ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इसका उपयोग इंटरनेशनल बात करने के लिए होता है। दिए गए कोड मिलाकर हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बात कर सकते हैं। तो ISD का उपयोग हम इंटरनेशनल कोड के लिए करते हैं, जो दूसरे देशों में किया जाता है। उनके बाद है PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। इसके द्वारा हम अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन के द्वारा निश्चित व्यक्ति का नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। यह निजी साधन नहीं है। साधारण जनता जो अपने फ़ोन साधन नहीं रख सकती, उनके लिए PCO अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। परंतु मोबाइल युग के शुरू होते ही इसका प्रचलन
कम हो गया है। ये अब कम प्रयोग में लाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पहले इनका बहुत उपयोग होता था, पर अब मोबाइल आने की वजह से इनका उपयोग वैसे तो अब बंद ही हो गया है हमारे यहाँ। तो अभी कुछ कुछ क्षेत्रों में शायद ये चल रहा है, पर गुजरात में तो कहीं भी अभी STD/PCO देखने को नहीं मिलते। उनके बाद है 7वां DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP के आविष्कार से मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में जबरदस्त क्रांति आ गई है। एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर अथवा अन्य सॉफ्टवेयर की मदद को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। स्पेल चेक, वर्तनी जांच की मदद से प्राप्त लिखित पंक्ति सामग्री तख्ती सामग्री संशोधित भी की जा सकती है। लेज़र प्रिंटर और कलर प्रिंटर से रंगीन छपाई भी अब संभव है। ये जो छापने के लिए प्रिंटर होता है ना, इनकी बारे में बात है। पहले ब्लैक एंड वाइट ही आता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो रंगीन प्रिंटर भी की मदद से हम रंगीन प्रिंट भी निकाल सकते हैं और छपाई भी कर सकते हैं। तो ये थी सारी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। इनके अलावा भी कोई भी पूछी जा सकती है, आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। पर अभी मैंने आपको इतनी करवाई है। आपके एग्ज़ाम में इस तरह से पूछी जा सकती है संक्षिप्त टिप्पणी, तो आपको इस तरह से लिखना है। उनके बारे में 5-6 लाइनों में, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ शब्दों में इनके बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको बताना होता है। उसे संक्षिप्त टिप्पणी कहते हैं। तो ये हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।